दोस्तों सभी को नमस्कार। आज हम लेके आए हैं यूपीएससी जीएस पेपर सेकंड जो कल पेपर हुआ है उसका हम रिव्यू करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह का पेपर इस बार आया हुआ है। देखते हैं। पहला प्रश्न का है कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगतवाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में दिया है, इसका हम इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिलीवेंट केस लॉज। इस क्वेश्चन को केस जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो केसेस हैं इससे रिलेटेड जो केस हैं उसके माध्यम से इसको एक्सप्लेन करते हुए उदाहरण के तौर पे समझा के इसको लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम ये देख सकते हैं कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में है, इसका इंग्लिश देखते हैं। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया आर फ्रीली available to the Indian citizen, but these rights are not absolute. कमेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, कह रहा है कि आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। 150 शब्दों का प्रश्न है। विकेंद्रीकरण की बात कहा है। दूसरा चीज़ इसमें इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। कह रहा है To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। अभी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, उसी से रिलेटेड प्रश्न भी आ गया है। डिस्कस द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। 150 शब्दों में एक्सप्लेन किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। देख सकते हैं इस वर्जन। डिस्कस द रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर backward classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body। छठा क्वेश्चन देखा जा सकता है कि गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। देख सकते हैं इसका इंग्लिश वर्जन। द गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस coordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity डिस्कस करना है। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का 150 वर्ड का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन पूछा है दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसलिए रिलेवेंट है कि जो दिव्यांगजन का जो अधिकार है कहीं ना कहीं पूरा तरह से उनको वो जो अधिकार मिलना चाहिए अभी तक ज़मीनी स्तर पर मिल नहीं पाया है। इसीलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। कर द राइट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिमेन ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस sensitization of the government functionaries and citizens regarding disabilities। कमेंट। आठवां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। डीबीटी से प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रति व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी है। टिप्पणी कीजिए। रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम एज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज़ इट लिमिटेशंस टू। कमेंट। 150 वर्ड्स में लिखना है। भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है।
पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में क्यों नहीं प्रश्न पूछता। इतना जो चर्चा में रहा है श्रीलंका लेके, श्रीलंका और भारत का मुद्दा काफ़ी मित्रोत्तर रहा है, इसलिए प्रश्न भी आया हुआ है और वैश्विक मुद्दा भी बना हुआ था श्रीलंका क्राइसिस। इंग्लिश वर्जन देखा जा सकता है कि इंडिया इज़ एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस India's role in the relevant crisis in Sri Lanka in the light of the preceding statement। 10वां प्रश्न है, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? ये भी करंट का क्वेश्चन है, सारे करंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। इंग्लिश वर्जन देखा जा सकता है। डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क? व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द टू? हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज्ड बाय द फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन? 11वां क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है और इस निर्णय के विरुद्ध पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है? पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। इसका इंग्लिश देखा जा सकता है, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा उटपटांग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ट्रांसलेटेड वर्जन होता है और इंग्लिश जो होता है इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होता है, इसलिए जो समझ में ना आए उसको इंग्लिश में देखा जा सकता है और इंग्लिश को ही सही मान के प्रश्न को लिखना चाहिए। तो देख सकते हैं, डिस्कस द प्रोसीजर्स टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। व्हाट आर द ग्राउंड्स on which the election by any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case law। बिना केस डाले हुए इसका आंसर लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का इससे संबंधित केस आए हुए हैं, जजमेंट आए हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लिखना पड़ेगा। कौन से केस में ऐसी बातें कहा गया था उसको पुष्ट करना होगा अपने आंसर में। 12वां क्वेश्चन देखा जा सकता है कि राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नर। Discuss the legality of promulgation of the ordinance by the governor without placing them before the legislature। 250 शब्दों में लिखना है। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में। टिप्पणी कीजिए। While the national political party in India favor centralization, the regional parties are in favor of state autonomy। कमेंट 250 शब्दों में देना है। 14वां प्रश्न देखा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिल्कुल, कभी भारत अमेरिका का दे देता है तो कभी भारत फ्रांस का दिया है। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव भारत के अन्य देशों में विश्व के अन्य देशों में किस तरह के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया होती है, उससे भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का तुलना करके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक, ज़्यादा सकारात्मक पॉइंट लिख के इसको बताया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न हर बार आता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ ही दिया है। कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।
प्रश्न वहीं से उठाता है जो हम लोग की समस्याएं बनी हुई है और हम लोग अक्सर महसूस करते हैं और देखते हैं। बस हमें अपने नज़रिए को चेंज करना होगा, प्रश्न पकड़ में आ जाएगा। लिखना है, इसका इंग्लिश वर्जन देखा जा सकता है कि बिसाइड द वेलफेयर स्कीम्स इंडिया नीड्स डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू द सर्व द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिस्कस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। अगर हाँ है तो क्या है, उसके पीछे तर्क देते हुए इसको पुष्टि करना है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लें। डू यू एग्री विद द व्यू द इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसी फॉर डेवलपमेंट टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस? जस्टिफाई योर आंसर। एग्जाम्पल के साथ इसको जस्टिफाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों को शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है, विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के में ऐसी क्या बताया गया है जो इसमें नहीं बताया गया था, और इसके जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए जो 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके माध्यम से प्रश्न को आंसर करना है। और इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 रिमेन inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyze. 19वां क्वेश्चन देखा जा सकता है, I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा? ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है और प्रश्न भी आ गया। बस ऐसे ही मुद्दों पर हमें ध्यान रखना होता है। हाउ विल I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA grouping transform India's position in global politics? जैसे क्वाड बना था उसी तरह से जो भूमिका है वैश्विक परिदृश्य में क्वाड का, उसी तरह से ये भी कहीं ना कहीं इसका भी वैश्विक परिदृश्य में इसका भी भूमिका है, और ये वैश्विक परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है इसके बारे में लिखना है और यही सब जानना है। इसके मेन कॉन्सेप्ट यानी कि मेन जो डिमांड है क्वेश्चन का, यही कुछ कहना चाह रहा है इसमें। स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लीन एनर्जी इन द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड क्लाइमेट चेंज इन द पेरिस इंटरनेशनल फोरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। आंसर इन 250 शब्दों में इसका आंसर देना है। स्वच्छ ऊर्जा पर भारत की क्या रणनीति है, इसमें इसको दिखाना है, और भारत इस दिशा में क्या ऐसा काम कर रहा है उसको भी इसमें मेंशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन ओवरऑल बहुत अच्छा है, किया जा सकता है। जो करंट, ये सारे करंट बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको जो साल भर जो करंट पर नज़र दौड़ाए हुए है उस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो।